नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, जो कि स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 5263 ऑफ 2023, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं इस केस में। तो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है, एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो अगर अपील है, अगर कोई नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, जैसे नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, अगर वो अपील जब सुनती है NCDRC, अगर वो अपील डिस्पोज्ड हो जाए या फिर डिसमिस कर दी जाए, तब अपीलेंट के पास क्या ऑप्शन रहती है? क्या वो आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल फाइल कर सकते हैं? तो इस इशू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जजमेंट में जजमेंट में एक बात है जो प्रोनाउंस की है इसमें। तो आइए हम उसके कंटेंट्स को देखते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को भी समझ लेते हैं क्या हुआ था इसमें। कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने एक स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में एक कंप्लेंट है, कंज्यूमर कंप्लेंट है, जो कि फाइल की थी, और NCDRC ने जो डिसीजन है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में दिया था। अब उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट है, जो यहाँ पे जो अपीलेंट है उन्होंने एक NCDRC में फर्स्ट अपील है जो फाइल की थी, और फर्स्ट अपील जो है जो कि खारिज कर दी गई थी। अब उससे एग्रीवेट होकर आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन सिविल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिसाइड किया कि क्या अपीलेंट जो है वो आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 227 रिट ज्यूरिसडिक्शन का इन्वोक करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अपील का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब सेकंड अपील जो है वो फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, तो इस इशू को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस है वो दिए। आइए हम इसके जो कंटेंट्स है उसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हुआ था इस केस में। तो इसमें एक स्पेशली पिटीशन थी आर्टिकल 136 की, जिसमें यहाँ पर अपीलेंट ने फाइल की थी NCDRC में, जो कि फर्स्ट अपील नंबर सो एंड सो थी, जिसमें NCDRC ने डिसमिस कर दी थी अपील को अपीलेंट की, पिटीशनर की, और SCDRC का जो ऑर्डर था, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जो ऑर्डर था, उसको कंफर्म कर दिया था। और उसमें यहाँ पर होल्ड किया था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो इंटाइटल्ड है, उनको क्लेम अमाउंट है और कॉम्पोजिशन है पिटीशनर से, और जॉइंट वेंचर पार्टनर है वो जो कि जो गुड्स हैं वो स्टोलन हो चुके थे प्रेमिसेस से, वो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो जो है रिस्पोंडेंट को दी जाए। और फिर इसमें जो फिर अब जो फैक्ट्स क्या थे, फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या था इस केस में, कि जो रिस्पोंडेंट हैं जो एक बैंक है, उन्होंने एक इंटरमीडिएट जो है इशू की थी, एक स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी थी 5/12/2011 को इन द फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। और यहाँ पर एक बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो भी इशूड की थी कंप्लेनेंट के फेवर में 8/12/2011 में। दोनों पॉलिसीज थी वो 50 लाख की कवर करती थी, और जो कि कवर करती थी रिस्क ऑफ फायर और बर्गलरी की। पॉलिसीज थी बिटवीन द पीरियड 2011 से लेकर 2012 तक का 1 साल तक की पॉलिसी थी, सो एंड सो डेट से। और जब लेटर इशू हुआ था, कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्म किया कि रिस्पोंडेंट बैंक को इन्फॉर्म किया कि कंस्ट्रक्शन जो थी न्यू प्रेमिसेस की वो बवाना में जो हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है, और उन्होंने अपना जो स्टॉक है ट्रांसफर कर दिया है प्रेमिसेस को, जो कि सो एंड सो जगह पे है। और लेटर में कंप्लेनेंट ने इंस्ट्रक्ट किया था कि कंप्लेंट ने जो है बैंक को भी इंस्ट्रक्ट किया था कि पिटिशनर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट बैंक ने एक्नॉलेज किया था उनकी जो इंटीमेशन को,
और जो क्लेम्स था वो इन्फॉर्म कर दिया था पेटिशनर को बाय द वे ऑफ लेटर डेटेड सो एंड सो, और फिर बैंक्स ने जो लेटर्स थे वो फॉरवर्ड कर दिए थे कंप्लेनेंट को, और ऑफ द कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट के जो लेटर थे पेटिशनर को फॉरवर्ड कर दिए थे। 2012 में ही, जून 2012 में ही जो है एक चोरी हो गई थी जो दिल्ली का एक प्रेमिसेस थी जहाँ पे बताया गया था, और FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी उसी एरिया में पुलिस स्टेशन पे, और पेटिशनर और बैंक को पेटिशनर और बैंक दोनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था थेफ्ट के बारे में, और सर्वेयर था वो अपॉइंट हुआ था पेटिशनर, जो कि पेटिशनर ने अपॉइंट किया था, जिन्होंने प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट किया था, और एक फॉर्मल कंप्लेंट थी वो भी कंप्लेनेंट ने पेटिशनर को लॉन्च कर दी थी। और उसके बाद कंप्लेंट ने ये भी इन्फॉर्म किया था कि वहां पे जो प्रेमिसेस जहाँ पे बताया गया था वहां पर आग लग गई थी 18/10/2012 को, और स्टेटस रिपोर्ट थी वो भी फायर डिपार्टमेंट ने इशू कर दी थी। और उसके बाद कंप्लेनेंट ने क्लेम्स थे थेफ्ट और फायर दोनों के क्लेम्स थे 49 लाख के फाइल किए थे। यहाँ पर पेटिशनर ने क्लेम्स को रिप्यूडिएट किया था थेफ्ट के क्लेम को, और एक लेटर भेजा था 2013 में, और फायर क्लेम को भी क्लोज कर दिया था जिसमें कंप्लेंट ने जो सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं दिए थे। और उसके बाद कंप्लेंट ने यहाँ से एग्रीवेट होकर इन्हें सेक्शन 17 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर SCDRC में एक कंप्लेंट फाइल की थी और 49 लाख का क्लेम किया था, और कॉम्पोजिशन 20 लाख की मांगी थी विद द इंटरेस्ट एट द रेट जिसमें रिस्पोंडेंट बैंक जो है चार्ज कर रहा था कंप्लेनेंट से विद द कॉस्ट ऑफ द कंप्लेंट। अब इसके बाद 2016 में SCDRC ने कंप्लेंट को पार्शियल अलाउ कर दिया था, और ये कहा और डायरेक्शन दी थी कि पेटिशनर और रिस्पोंडेंट बैंक वो जॉइंटली और सिवियरली लायबल है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज जो दी गई है कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट एंटाइटल्ड है कॉम्पोजिशन के 41,31,180 और विद 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। और साथ में डायरेक्शन ये भी दी थी पेटिशनर और बैंक जो है वो 2 लाख रुपया कॉम्पनसेशन के तौर पे कंप्लेनेंट को थे, जिसकी वजह से उनको मेंटल अगोनी, हरासमेंट और डेफिशिएंसी सर्विस हुई है। और पेटिशनर को फर्दर डायरेक्शन दी थी कि वो फायर क्लेम जो है 4 लाख रुपया भी कंप्लेनेंट को दे। अब यहाँ पर पेटिशनर ने एग्रीवेट हुए थे इस ऑर्डर से SCDRC से। NCDRC में फर्स्ट अपील है जो फाइल की थी सेक्शन 19 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अब जो 2023 में फर्स्ट अपील थी वो भी खारिज कर दी थी NCDRC ने। अब यहाँ पर स्पेशली पिटीशन के जो है वो फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 136 के अंदर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया था कि अब क्या ये पिटीशन है वो मेंटेनेबल है, स्पेशली पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें ऑर्डर जो पास किया गया है NCDRC ने इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, और या फिर रेलीगेट कर दें पिटिशनर को कि वो अपनी जो रेमेडी है वो अवेल करें अंडर रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पिटिशनर जो है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल करें। इस इशू को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था। अब ये प्रोविजंस को देखा, सेक्शन 21A 1986 क्या कहता है, जो कि बताता था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर कमीशन का, और उसमें ये बताया था कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स है वो NCDRC एंटरटेन करता है। सेक्शन 23 जो के ऊपर भी डिस्कस किया प्रोविजन को, जो कि बताता था कि जो भी पर्सन एग्रीवेट होगा ऑर्डर से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के, जो कि पावर्स एक्सरसाइज की जाएगी सेक्शन सब पार्ट 1 और क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 21, तब वो अपील जो है फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। यहाँ पर जो प्रोविजन था सब पार्ट 1 क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रिपील्ड हो गया था 2020 में 1 डेट को, फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था उसमें, और यहाँ पर भी जो रेलिवेंट प्रोविजंस थे वो डिस्कस किए, जो कि पैरामेट्रिया थे प्रोविजंस ऑफ 1986 के। तो यहाँ पर जो अपील है 2019 के वो बताई गई है सेक्शन 58 ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन। तो ये प्रोविजंस को भी यहाँ पर डिस्कस किया सेक्शन 58 को, और यहाँ पर बताया कि जो अपील जो होती है ऑर्डर की नेशनल कमीशन के वो सेक्शन 67 है, जो 2019 का जो प्रोविजन है वो बताता है सेक्शन 67 के अंदर, और यहाँ पर जिसमें 50% जो है अमाउंट देना होता है। अब यहाँ पर दोनों के प्रोविजंस को पढ़ा 1986 के 2019 को, तो यहाँ पर इंडिकेट हुआ कि जो रेमेडी है अपील की वो अवेलेबल है, जो कि ऑर्डर जो पास किए जाते हैं NCDRC ने जो पावर एक्सरसाइज की है सेक्शन 21 सब पार्ट ए सब पार्ट 1 ऑफ द 1986 एक्ट, या फिर एंड 58 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए और सब पार्ट आई, और 58 सब पार्ट ए सब पार्ट 2 ऑफ द
एक्ट 2019। तो दोनों एक्ट यही बताते हैं कि जो रेमेडी है अपील की वो तभी होती है जब ऑर्डर जो है वो पास किए गए हों एनसीडीआरसी ने, जब वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे आए हों और एज द कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस जो ओरिजिनल ऑर्डर्स आए हों जो जिसमें नो अपील फर्दर लाइज करती हो, जो कि पास कर दिए हों एनसीडीआरसी ने इन इट्स अपीलेट और द रिविजनल जुरिस्डिक्शन में। तो जब कोई एनसीडीआरसी अपीलेट या रिविजनल जुरिस्डिक्शन में अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर चुके हो तो फिर सेकंड अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं होती है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट ने डिस्कस किया। अगर या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कंप्लेंट सीधी डायरेक्टली एनसीडीआरसी में फाइल की गई होती तब फिर वो अपील जो है वो डाली जा सकती थी। तो यहाँ पर ये बताया कि एससीडीआरसी ने कंप्लेंट एंटरटेन की थी सेक्शन 17 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए सब पार्ट 1 ऑफ द 86 एक्ट। यहाँ पर जो अपील थी एनसीडीआरसी में मेंटेनेबल थी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ए सब पार्ट 2 ऑफ द 1986 एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ द 1986। तो पर्सन जो भी एग्रीवेट होगा एनसीडीआरसी के एक्ट पे तो वो एक्सरसाइज कर सकते थे पावर को अंडर जो पावर दी गई थी सेक्शन 21 ए सब पार्ट 1 में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सच ऑर्डर टू दिस कोर्ट। लेकिन देयरफॉर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एनसीडीआरसी जो वो तभी मेंटेनेबल होगी जब ऑर्डर पास किया गया होगा एनसीडीआरसी ने इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर सेक्शन 21 सब पार्ट ए सब पार्ट 1 ऑफ द 1986। नो फर्दर अपील लाइज इन दिस कोर्ट अगेंस्ट दिस ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीडीआरसी। अगर वो एनसीडीआरसी ने जो पावर है अपनी एक्सरसाइज कर दिया है जो कॉन्फर्ट की गई है अंडर सेक्शन 21 सब पार्ट ए सब पार्ट 2 ऑफ द एक्ट, तो कोर्ट ने फर्दर बताया कि फर्दर जो है अपील नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है फर्दर अपील का जब ऑर्डर जो है अपील का जो सुनाई हो चुकी है एससीडीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट पे। तो पेटिशनर ने यहाँ पर सीधा आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइल की है। अब यहाँ पर बताया कि स्कोप क्या है आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले जो जजमेंट्स पास की गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्कस किया प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट का। तो कोर्ट ने यहाँ पर बताया था कोर्ट तभी स्पेशल ग्रांट लीव देती है जब तक कोई एक्सेप्शनल और स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना एग्जिस्ट करते हो जिसकी वजह से कोई सब्सटेंशियल और ग्रेव इंजस्टिस हुई हो, तभी जब फिर कोई ऐसे सफिशिएंट या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि सफिशिएंट ग्रेविटी टू द वारंट टू द रिव्यू ऑफ द डिसीजन जो है अपील किया गया हो उसके अगेंस्ट पे। तो यहाँ पर दूसरी जजमेंट्स को भी डिस्कस किया। धकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल की जजमेंट थी। तो ये सारी जजमेंट पे यहाँ पर कंक्लूजन पे यही निकाल के आया कि जो आर्टिकल 136 के अंदर तभी पावर स्पेशल लीव दी जाती है जब कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो या फिर डिसीजन जो है उसे शॉक्स हो गया हो, कोर्ट कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट है जो शॉक हो गई हो और या फिर ये जो प्राइम रिक्विजिट्स हैं उसी ग्राउंड्स पे स्पेशल लीव दी जाती है। अब प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 136 है वो आर नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय एनी लिमिटेशन। लेकिन जब कोई पार्टी एग्रीवेट होती है, जब उसके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है हाई कोर्ट में जाने की, तब वो इन्वोक करें रिट जुरिस्डिक्शन को या सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन को, जो भी केस बनता हो कोर्ट नॉर्मली शुड एंटरटेन, तब पिटीशन तभी एंटरटेन करेगी जब स्पेशल लीव की, जब वो रेमेडीज एग्जॉस्ट कर दी गई हो। शॉर्ट सर्किट लीगल प्रोसीजर जो है ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि सीधा डायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया जाए और एक्सेप्शनल जो केसेस में ही माननीय कोर्ट है वो जो है एंटरटेन करती है। तो यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर ये निकल के आया कि जो कुछ और भी जजमेंट्स आई थी उस सबको भी डिस्कस किया यहाँ पे कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, और फाइनली ये निकाला कंक्लूजन ये आया कि पेटिशनर को हम ये डायरेक्शन आस्क करते हैं कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन जो है फर्स्ट हाई कोर्ट के सामने जाए, या तो रिट पिटीशन फाइल करें अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करें अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स आफ्टर हाई कोर्ट जब एडजुडिकेट कर देता है, पास कर देते हैं फाइनल ऑर्डर, तब ये ऑप्शन होगी उनके पास, दोनों पार्टीज के पास, कि वो इस कोर्ट के समक्ष आए और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करें और सीकिंग द लीव टू द अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्शंस के साथ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दी। बाकी जो कॉस्ट जो जमा की थी उसके लिए अलग से डायरेक्शंस दे दी। तो ये जजमेंट आया जो कि आई है 26 जुलाई 2023 को।
तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।